को अभी संभालना होगा। तुम्हारी बुआ दादी आ गई है और तुम्हें पता है वह कितनी खतरनाक है, मतलब कसक के लिए हो सकती है। बुआ दादी का नाम सुनकर अभय ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। सीट मॉम में बुआ दादी को भूल ही गया था। अगर कसक की बिहेवियर को लेकर उन्हें कुछ भी डाउट हुआ, फिर अभय ने कहा, वह तो लाजमी है, उन्हें डाउट होना ही है, क्योंकि कोई भी कसक से थोड़ी देर बात करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कसक नॉर्मल नहीं है। मॉम दादी से क्या कहेंगे? सुनैना जी ने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें कसक को संभालना होगा। मैंने आयुष से भी कह दिया है कि वह कसक पर ध्यान रखें, कुछ भी उलटी सीधी बातें कसक के मुंह से इस दौरान न निकले, नहीं तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है। अब अभय को टेंशन होने लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज आप बुआ दादी को ज्यादा से ज्यादा कसक से दूर रखने की कोशिश करना। सुनैना जी ने कहा, मैं तो खुद नहीं चाहती कि बुआ दादी कसक के पास भी आए, लेकिन तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे दादा की बड़ी बहन है और हम उन्हें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि इस घर में और हम सब पर जितना हक हम सब का है, उतना ही तुम्हारी बुआ दादी का है, क्योंकि उन्होंने अकेले तुम्हारे दादू को पाला है। इसलिए उनका हक तुम्हारे दादू पर एक माँ की तरह है। हम उन्हें रोक नहीं सकते। तभी उन्हें किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सुनैना बहू और सुनैना बहू, जरा चाय नाश्ता भी पूछ लो, हमसे कहाँ चली गई हो? उनकी आवाज सुनकर सुनैना जी ने अभय से कहा, अभय तुम कसक को संभाल लेना प्लीज, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह हड़बड़ी में वहां से चली गई और अभय यह सोच रहा था कि कसक को बुआ दादी के सामने तो आना ही होगा, क्योंकि कसक अभय की बीवी है और अभय बुआ दादी का लाडला पोता है। वैसे तो बुआ दादी के लिए आयुष और अभय दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन अभय राणावत खानदान का बड़ा पोता और वारिस था, इसीलिए बुआ दादी उससे ज्यादा प्यार करती थी। सुनैना जी के वहां से जाते ही अभय ने जल्दी से व्हील चेयर का हैंडल मोड़ा और कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से खड़े होते हुए वह बाथरूम के दरवाजे के पास आया और डोर को पीटते हुए बोला, कसक बच्चा जल्दी दरवाजा खोलो। तभी कसक ने अंदर से जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, आप गंदा टच करते हो, आप बेड टच करते हो। तभी अभय ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, बच्चा मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, चलो जल्दी से दरवाजा खोल दो। अभय के इतना कहते ही खाट से बाथरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आई। अभय दरवाजा खुलते ही तुरंत बाथरूम के अंदर घुस गया, लेकिन अपने सामने खड़ी कसक को देखकर उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि इस वक्त कसक पूरी तरह से बेलिबास थी। ये अभय की खुद को कंट्रोल करने की इम्तिहान थी कि वह कसक को यूं देखकर खुद को बर्दाश्त करता है या फिर वह कसक को यूं बेलिबास देखकर खुद के कंट्रोल को खो देता है। अपने सामने खड़ी कसक को यूं बेलिबास देखकर अभय के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो अपनी लिटिल गर्ल की खूबसूरती देख रहा था, जिसमें कई ऐसे दाग थे जो उसकी खूबसूरती को कम करने की जगह और बढ़ा रहे थे। अभय की सांस रफ्तार पकड़ चुकी थी और अब उसको खुद को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन लग रहा था। अभय झट से पीछे पलट गया और उसने जल्दी से कहा, बच्चा तुमने कपड़े क्यों उतारे? कसक ने बाथरूम में रखे बड़े से बाथटब को देखते हुए कहा, मैं उसमें गिर गई थी, कपड़े पूरे गीले हो गए तो मैंने उतार दिए, मेरे पास और कपड़े भी नहीं है। इतना कहते हुए कसक अभय के पास आई और उसे पीछे से हग कर लिया। अभय को ऐसा लगा जैसे किसी ने तपती धूप में रेत पर चलते नंगे पांव पर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। अपने पीठ पर कसक के सॉफ्ट मुलायम उभार उसे महसूस हो रहे थे और कसक ने ऐसे ही अपने हाथ आगे कर उसकी कमर को चारों तरफ से लपेट लिया था। इससे अभय के बदन में गर्मी बढ़ने लगी। अभय पीछे पलटा और उसने कसक के बेलिबास बदन को ना देखने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, बच्चा तुम जल्दी से नहा लो और बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। कल सोनिया दीदी ने तुम्हारे लिए सारे कपड़े अरेंज कर दिए हैं, ठीक है? इतना कहकर अभय बाथरूम से बाहर निकलने लगा। तभी कसक ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, अब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे नहला दो ना। अभय अब क्या करें? उसने कसक को वापस पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ठीक थी तुम। तभी कसक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहला दो ना। ये तो अभय के दिल पर आग लगने जैसा था। कसक ने अभय के हाथ को ऊपर किया, उसके हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए कहा, यहाँ दुख रहा है,
कसक अब अभय की बर्दाश्त की हदें पार कर रही थीं। उसे इस तरह बीच मझधार में खड़ा करके। लेकिन जब कसक ने अभय से ये कहा कि उसे दुख रहा है, तो अभय ने उससे पूछा, क्यों दुख रहा है? क्या हुआ है? तुमने तो कुछ गलत चीज भी नहीं खाई थी। अब कसक के लिए अभय परेशान हो गया और एक गार्डियन की तरह उसकी केयर करने के लिए उससे पूछने लगा। तभी कसक फिर से सीधे सीधे अभय के गले लगते हुए बोली, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे पेट में दुख रहा है। आप नहला दो मुझे। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। अभय अपनी आखिरी बिंदु पर था, लेकिन उसने फिर भी खुद पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। अभय ने कसक को बेड पर बैठाया और उसने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं शावर लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन कसक ने उसके हाथ को पकड़कर उससे कहा, हब्बी जल्दी आना। तभी अभय ने उससे कहा, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम कमरे से बाहर बिल्कुल मत जाना। अभय शावर लेने के लिए चला गया। करीब 10 मिनट के बाद वो शावर लेकर बाहर आया। उसने कबर्ड से जाकर अपने कपड़े निकाले और उसने अपने कपड़े चेंज किए, और वहीं कबर्ड की दूसरे साइड में कसक के कपड़े जो रखे थे, उसमें से अभय ने एक फ्रॉक सूट का जोड़ी निकाला जो उसके कपड़ों से मैचिंग की थी, और उसने कसक को खड़ा किया और उसे कपड़े पहनाकर तैयार किया। उसने उसके बालों को ड्रायर से सुखाया और उसके माथे में छोटी सी बिंदी लगाई, और फिर उसके माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। अभी कसक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। अभय ने कसक को कोई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि उसे वैसे ही मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अभय को लगा कि अब कसक बिल्कुल तैयार है, तो अभय जाकर व्हील चेयर पर बैठा और कसक का हाथ पकड़ते हुए उसने बोला, अब चलो नीचे, तुम्हें भूख लगी है ना? कसक भी हाँ में सर हिलाकर अभय के हाथ को पकड़े हुए कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाने लगी। वहीं नीचे जब सुनैना जी भागते हुए नीचे आईं, तो उन्होंने देखा कि उनकी बुआ दादी, जो कि राघवेंद्र जी और राजीव जी के पास बैठी हैं, उन्होंने राघवेंद्र जी से कहा, राघव, ये सुनैना बहू कामचोर तो नहीं हो गई है? उसने हमसे चाय तक नहीं पूछा और चली गई अपनी नई नवेली बहू को बुलाने के लिए। तभी राघवेंद्र जी, जो अपनी बड़ी बहन को अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें चाय कॉफी नाश्ता में जरा भी लेट होना पसंद नहीं है, उन्होंने सुनैना जी को सपोर्ट करते हुए कहा, नहीं माँ, आप ही ने उससे कहा कि बहू को जाकर बता दो, इसलिए सुनैना बहू के पास चली गई। नहीं तो आपको तो पता है कि वो आपकी कितनी इज्जत करती हैं। तभी सुनैना जी जाकर बुआ दादी से बोली, सॉरी बुआ दादी, मैं बहू को बुलाने चली गई थी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी बुआ दादी ने उनसे कहा, रहने दे सुनैना, अब मैं अभय की बहू के हाथों की ही चाय पीऊंगी, वही बनाकर पिलाएगी मुझे। दादी जी के इतना कहते ही राघवेंद्र जी, सुनैना जी और राजीव जी, उनकी नजरें बुआ दादी के ऊपर चली गईं, और तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखकर अफसोस में सर हिलाया कि बुआ दादी जिसके हाथों की चाय पीना चाहती हैं, जब उनको उसके बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेंगे। सुनैना जी ने इस बात को कवर करने के लिए कहा, माँ, अभी वो सोकर उठी है, उसे नहाकर आने में नीचे वक्त लगेगा, मैं बनाकर पिला देती हूँ ना आपको। वैसे भी आपको मेरे हाथ की अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है ना, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन बुआ दादी ने साफ तौर पर सुनैना जी को मना करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आज की चाय बहू के हाथ से ही पीऊंगी, तुम जाकर नाश्ते की तैयारी कर लो, और वैसे भी आज रिसेप्शन है तो बाकी के मेहमान भी अभी आते ही होंगे, तो तुम नाश्ता कुछ ज्यादा बनाना और सबके कमरे तैयार करवा दो। सुनैना जी आगे उनसे कुछ नहीं बोल सकती थीं, क्योंकि बुआ दादी को बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ आयुष भागते हुए आया और बुआ दादी को साइड हग करते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, कितना इंतजार करवाया मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे, जरा भी आपको अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र नहीं है ना गर्लफ्रेंड, कितना सताती हो आप मुझे। इतना कहते ही उसने बुआ दादी के गाल पर किस कर लिया। बुआ दादी ने आयुष के कान को पकड़ते हुए कहा, बड़ा आया मुझे गर्लफ्रेंड बोलने वाला, और मुझसे शिकायत कर रहा है कि मैंने आने में वक्त लगाया। मैं तुझे बताती हूँ, तुझे, तू मुझसे मिलने कब से नहीं आया है? गर्लफ्रेंड लग रही है, छोड़ दो, नहीं तो मेरा कान उखड़ कर आपके हाथ में आ जाएगा। आयुष अभी अपने कान बुआ दादी से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था
कि तभी कसक, जो अभय के हाथ को पकड़े, सीढ़ियों से पास खड़ी थी। उसने जैसे ही देखा कि एक औरत उसके बेस्टू के कान पकड़कर मरोड़ रही है, वो तुरंत सीढ़ियों से तेज कदमों से उतरते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेस्टू का कान छोड़ो। इतना कहते हुए कसक भागकर उनके पास आई और उसने झटके से बुआ दादी को पीछे धक्का देते हुए आयुष को छुड़ाया। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। आयुष, राजीव जी, राघवेंद्र जी सभी बुआ दादी को गिरने से बचाने के लिए उनकी तरफ भागे और कसक डर से वहीं खड़ी रह गई। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। राघव, हमने तुम्हें बड़ी बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह पाला है, और इसलिए हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमें सच बताओगे। तो अब बताओ, उस लड़की की जगह अभय की शादी इस लड़की से कैसे हुई? तभी राघवेंद्र जी ने बोलना शुरू किया। माँ, जब अभय के कार एक्सीडेंट में उसने अपनी चलने की क्षमता खो दी, तो शादी के 2 दिन पहले उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, ये कहकर कि क्या पता अभय सारी जिंदगी व्हीलचेयर का सहारा ले, वो सारी जिंदगी चल ना पाए। इसलिए वो लड़की ऐसे अपाहिज शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। जैसे ही बुआ दादी ने अभय के लिए अपाहिज शब्द सुने, उन्होंने अपनी आंखें मींच लीं और उनके हाथों की मुट्ठी कस गई, जैसे कि उनके दिल में किसी ने उनके लाडले पोते के लिए अपाहिज शब्द कहा तो उनके दिल में एक खंजर चुभ गया हो। उन्हें ऐसा लगा कि अभी अगर वो लड़की उनके सामने होती तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसका चेहरा लाल कर देती। कसक की तरफ देखते हुए बुआ दादी ने राघवेंद्र जी से कहा, इस लड़की को कहां से पकड़कर लाए मेरे पोते के गले में डालने के लिए? तभी राघवेंद्र जी ने विजय जी की तरफ देखते हुए कहा, ये उसी लड़की के पिता हैं जिसने अभय से शादी करने से मना किया थी। तभी हमने और इन्होंने ये फैसला किया कि हमारे घर की इज्जत जाने से बेहतर है कि हम उनकी छोटी बेटी कसक को, राघवेंद्र जी ने कसक को दिखाई, इससे अभय की शादी करवा दें। बुआ दादी राघवेंद्र जी की बात सुनकर अपनी जगह से उठी और कसक के सामने जाकर खड़ी हो गई और कसक से बोली, हमारे पोते से शादी करने के लिए तुम तैयार हो गई, जबकि हमारा पोता अपाहिज है? कितने पैसे लिए हैं तुमने हमारे पोते से शादी करने के लिए? बुआ दादी ने अभी खुद से कसक के सामने अभय को अपाहिज इसलिए कहा था ताकि वो जान सकें कि आखिर कसक ने अभय से शादी करने के लिए कितने पैसे लिए। बुआ दादी की बातें कसक को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो इतने समझने के काबिल थी भी नहीं थी। बुआ दादी की नजरें कसक पर ऊपर से नीचे तक फिर रही थीं। तभी कसक ने विजय जी को देखा, फिर बुआ दादी को देखते हुए अपनी मासूमियत भरे लहजे में कहा, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, वो तो पापा ने कहा था कि मुझे हब्बी से शादी करनी है और जिंदगी भर उनके हाथ को पकड़कर रहना है। पापा ने कहा इसलिए हमने मान लिया, और शादी करने के तुरंत बाद हमने हब्बी का हाथ भी पकड़ लिया था। कसक ने जिस तरह से हब्बी कहा था, दादी उसे देखकर इतना तो समझ गई थीं कि कसक नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बुआ दादी एक समझदार औरत थीं जो काफी अनुभवी भी थीं। तभी बुआ दादी ने कहा, हमें तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि हम तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें, लेकिन तुम हमारे लाडले पोते अभय की पत्नी हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो तुम। इतना कहकर बुआ दादी मुड़कर जाकर सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने अपने एक पैर पर दूसरा पर रखा और कसक को घूरते हुए बोली, जाकर हमारे लिए चाय बनाओ। कसक उनके इतना कहने पर तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर किचन की तरफ चली गई। अब सुनैना जी इस बात से परेशान हो रही थीं कि कसक क्या करेगी, क्या उसे कुछ भी बनाना आता है। सुनैना जी ने बुआ दादी से कहा, बुआ माँ जी, हम अभी आते हैं, बहू को सामान कहाँ रखा है ये नहीं पता, हम उसे बताकर आते हैं। सुनैना जी अपनी जगह से हटती, उससे पहले ही बुआ दादी ने अपना हाथ दिखाकर सुनैना जी को रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, रसोई घर में नौकर है ना, वो बहू को बता देंगे कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तुम यहीं खड़ी रहो। राजीव जी, सुनैना जी, अभय और आयुष ये सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अब पता नहीं कसक क्या करने वाली है। तभी सुनैना जी की नजरें रसोई घर के बाहर खड़े सर्वेंट पर गईं और उन्होंने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, हे भगवान, सारे नौकर तो बाहर खड़े हैं, रसोई घर में कोई नहीं है
और कसक अकेली है बच्चा, क्या करेगी। और बुआ माँ हमें भी जाने नहीं दे रही हैं। लेकिन अगले 10 मिनट के अंदर ही कसक एक कप में चाय लेकर बाहर आई। अभी कसक को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छे से अपने ससुराल को संभाल रही है। वो आई और दादी के सामने कॉफी टेबल पर चाय का कप रखते हुए बोली, आपकी चाय। दादी ने कसक को देखा और फिर चाय को देखा। चाय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी टेस्टी बनी होगी। चाय दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही दादी ने चाय का कप उठाकर एक सिप लिया, उनके मुंह से पूरी चाय कॉफी टेबल पर फव्वारे की तरह निकल गई। वहीं कसक भी खड़ी थी और उसने जो अभय के मैचिंग कपड़े पहने थे, वो कपड़े चाय के फव्वारे में भीग गए, जिनमें चाय के दाग लग गए। बुआ दादी ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आता है लड़की? तुमने इसमें चीनी डाली है या नमक? नमक वाली चाय पिलाना चाहती हो हमें? हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है और तुम हमें इतनी ज्यादा नमक वाला चाय पिलाकर मार देना चाहती हो? बुआ दादी के एक बार फिर से इतनी जोर से चिल्लाने से कसक फिर से डरकर रोने लगी, जोर जोर से। और उसने रोते हुए ही कहा, सामान में शक्कर रखी थी, हमने चाय में डाल दी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। विल्स। दादी ने कसक को देखा और फिर चाय को देखा। चाय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी टेस्टी बनी होगी। चाय दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही दादी ने चाय का कप उठाकर एक साई पी लिया, उनके मुंह से पूरी चाय कॉफी टेबल पर फव्वारे की तरह निकल गई। वहीं कसक भी खड़ी थी और उसने जो अभय के मैचिंग कपड़े पहने थे, वो कपड़े चाय के फव्वारे में भीग गए, जिनमें चाय के दाग लग गए। बुआ दादी ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आता है लड़की? तुमने इसमें चीनी डाली है या नमक? नमक वाली चाय पिलाना चाहती हो हमें? हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है और तुम हमें इतनी ज्यादा नमक वाला चाय पिलाकर मार देना चाहती हो? बुआ दादी के एक बार फिर से इतनी जोर से चिल्लाने से कसक फिर से डरकर रोने लगी, जोर जोर से। और उसने रोते हुए ही कहा, सामान में शक्कर रखी थी, हमने चाय में डाल दी। कसक ने अभय की तरफ देखा अपने आंसू भरी आंखों से, तो अभय ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन कसक रोए जा रही थी। तभी दादी ने उससे कहा, इतना रोना किस बात का आ रहा है तुम्हें? हमने मारा तो नहीं है जितना रो रही हो। अब जाओ अपनी सास के साथ, मेहमान जो आने वाले हैं उनके लिए नाश्ता बनाओ। दादी के मुंह से जैसे ही इतना निकला, तुरंत सुनैना जी आगे बढ़ी और वो कसक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर किचन की तरफ चली गईं और उन्होंने बाहर खड़े सारे सर्वेंट को भी किचन में आने के लिए कहा। सर्वेंट जब किचन में आए तो सुनैना जी ने उनसे कहा, अभी जब तक बुआ दादी घर में हैं, तब तक आप लोग उनके हिसाब से ही सारा काम कीजिएगा। उन्हें एक भी शिकायत का मौका मत दीजिएगा। अगर उन्हें शिकायत का मौका मिला तो फिर आप लोगों की नौकरी जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जब तक बुआ दादी हैं, तब तक खुद को संभाल कर काम कीजिए। सुनैना जी की बात सुनकर सभी सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने अपने काम में लग गए। बुआ दादी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अभी राघवेंद्र जी, अभय, आयुष, राजीव जी, यहाँ तक कि विजय जी के भी मुंह से एक लफ्ज नहीं निकले थे, क्योंकि इतने सालों से विजय जी भी उनके बारे में सुन सुनकर इतना तो समझ चुके थे कि इस घर में बुआ दादी के आने के बाद उनके ही हुक्म का पालन होता है। अभय बार बार किचन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे कसक की फिक्र हो रही थी, क्योंकि कसक ने उसे बाथरूम में ये कहा था कि उसके पेट में दुख रहा है। और अभी वो सुनैना जी को कसक के बारे में कुछ बताता, उससे पहले ही दादी के साथ ये सब हो गया और वो सुनैना जी को कुछ भी बता नहीं पाया। अभय का मन कर रहा था कि वो जाकर कसकर कसक को अपनी बाहों में भर ले। वो अभी व्हीलचेयर छोड़कर उठकर खड़ा हो जाना चाहता था, ताकि वो लंबे कदमों से तुरंत कसक के पास पहुंचे और उसे जी भरकर प्यार करे, उसके पेट को अपने हाथों से दबाकर सहलाए, ताकि अगर कसक को पेट में दर्द हो रहा होगा तो वो ठीक हो जाए। लेकिन अभय बुआ दादी के सामने कुछ कर नहीं सकता था। कुछ करना तो छोड़ो, कुछ बोल भी नहीं सकता था। बुआ दादी ने अभय को किचन की तरफ देखते हुए देख लिया और उसे कहा, अभय इधर आओ बेटा।
अभी बुआ दादी का टोन एकदम सॉफ्ट और प्यार भरा था। अभय अपनी व्हीलचेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए बुआ दादी के पास आया तो बुआ दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू फिक्र मत कर मेरे बच्चे, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अभय ने हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन अभी भी उसकी नजरें किचन की तरफ ही थीं। तो बुआ दादी ने जांचती हुई नजरों से अभय की तरफ देखकर कहा, अभय बेटा, देखो, मुझे ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। तो अभी जो तुम्हारे बाप दादा ने किया है उसके लिए हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आज रात ये रिसेप्शन हो जाए, उसके बाद कुछ वक्त में हम तुम्हारा उस लड़की से डिवोर्स करा देंगे, फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी भी कर देंगे। जैसे ही बुआ दादी के मुंह से डिवोर्स शब्द निकला, वैसे ही अभय ने तुरंत कहा, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। अब अभय बुआ दादी को क्या बताता कि उसकी लिटिल गर्ल ने उसका दिल चुरा लिया है। तभी बुआ दादी ने अभय को घूरते हुए कहा, तो क्या इस पागल लड़की के साथ तुम्हें सारी जिंदगी रहना है? हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस लड़की की तरह हों, इसलिए हम तुम्हारा और इसका डिवोर्स कराकर रहेंगे। तभी अभय ने कहा, नहीं बुआ दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है और नासमझ होने के बाद भी उसने मेरा ख्याल रखा है। जहां मेरे अपाहिज होने पर समझदार लड़की ने मेरा हाथ छोड़ दिया, वहीं कसक ने नासमझ होने के बाद भी मेरा हाथ थामा है बुआ दादी, तो मैं इसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता। अभय की बातों को सुनकर दादी मुस्कुराई और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए अपने मन में बोली, मुझे पता है तू कुछ भी कह, मैं इस लड़की को ज्यादा दिनों तक इस घर में टिकने नहीं दूंगी। तेरे बाप और दादा ने जो किया है, मैं उसकी सजा तुझे भुगतने नहीं दूंगी। बस ये रिसेप्शन हो जाए ताकि ये शादी वाला कार्ड का लफड़ा जो सब तरफ बट चुका है वो पार लगे, और उसके बाद मैं तेरा और इस लड़की का डिवोर्स करवा दूंगी। फिर उन्होंने अपने सर को हिलाते हुए कहा, क्यों ना शादी में आई कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं उसके माँ बाप से अभी ही बात कर लूं कि कुछ दिन में इनकी डिवोर्स हो जाएगा तो मैं अपने अभय की शादी उस लड़की से करा दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। दादी अपने मन में सोचते हुए ये सब कह रही थीं। वहीं उनके ख्यालों से सभी अनजान थे और अभय तो बस अपनी लिटिल गर्ल को देखना चाहता था। वहीं किचन के अंदर कसक अभी भी रो रही थी, तो सुनैना जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा बस, कुछ दिन में दादी अपने घर चली जाएगी, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक बस तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना, उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वो तुम्हें अपने पास बुलाए कुछ करने के लिए बोले तो तुम उनसे हाँ कह देना और मेरे पास चली आना। मैं तुम्हें सब चीज बता दूंगी, हो पाएगा तो मैं खुद कर दूंगी, ठीक है? कसक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आंटी, वो बूढ़ी दादी बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे डांटा, मैं हब्बी को बोलूंगी, उन्होंने मुझे डांटा। कसक के रोने से सुनैना जी ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ, तुम अपने हब्बी को बोल देना, लेकिन अभी नहीं कमरे में। अभी जल्दी से अपने ये आंसू साफ करो और तुम मेरे पास खड़ी रहो, ठीक है? बाहर मत जाना। कसक ने उनके बोलने पर हाँ में सर हिलाया और सुनैना जी जल्दी जल्दी सर्वेंट के साथ मिलकर नाश्ता बनाने लगी। वहीं कसक खड़ी सुनैना जी को देख रही थी। थोड़ी देर में सुनैना जी ने एक सर्वेंट को बाहर भेजा और उससे कहा कि वो सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहे। सर्वेंट बाहर आया और उसने वैसा ही कहा। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठने लगे। वहीं हेड ऑफ फैमिली की चेयर पर अभी बुआ दादी बैठी थीं। थोड़ी देर में सुनैना जी सारा नाश्ता बाहर लेकर आई सर्वेंट के साथ और सबको सर्व करने लगी। जैसे ही सुनैना जी ने दादी और अभय की प्लेट में नाश्ता डालना चाहा तो दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाओ बहू, जाकर अपनी नई बहू को बुलाकर लाओ। अपने पति की प्लेट में वही खाना सर्वे करेगी और पति की प्लेट में खाएगी भी। बुआ दादी थोड़ी पुराने ख्यालों की थीं, इसलिए वो ये चाहती थी कि कसक अपने पति के प्लेट में ही खाना खाए। ठीक है। सुनैना जी ने एक सर्वेंट को आंखों से इशारा किया तो वो सर्वेंट अंदर चली गई। किचन में जाकर उसने कसक से कहा, छोटी बेबी जी, आपको ना दादी बुआ बाहर बुला रही हैं। आप अच्छे से जाना और उनके पास खड़े रहना, वो जो कहें वो करना। वो सर्वेंट काफी पुरानी थी, इसलिए उसे बुआ दादी के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता था। उस सर्वेंट के साथ कसक बाहर आई और जाकर बुआ दादी के सामने खड़ी हो गई। बुआ दादी के सामने जैसे ही कसक जाकर खड़ी हुई, बुआ दादी ने उससे कहा, बेटा जी,
ऐसे खड़े रहने के लिए हमने आपको नहीं बनाया है। जाकर अपने पति को खाना सर्व करो। उनकी बातें सुनकर कसक ने सुनैना जी और अभय की तरफ देखा तो दोनों ने ही अपनी आंखों से इशारा कर दिया। कसक ने एक बाउल जिसमें पराठे रखे थे उसे उठाया और उसने पहले बुआ दादी की प्लेट में रखा और फिर जाकर अभय की प्लेट में रखने लगी। बुआ दादी ने कसक की इस हरकत को देखकर उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, हमने तुम्हें तुम्हारे पति के प्लेट में नाश्ता रखने के लिए कहा था, हमारे प्लेट में नहीं। तुमने हमारे प्लेट में नाश्ता पहले क्यों डाला? कसक ने अभय के प्लेट में दही का कटोरा रखते हुए कहा, वो आंटी ने कहा था कि आप बड़े हैं तो मैं पहले आपको खिलाऊं। दादी ने कुछ कहा नहीं और वह चुपचाप दही पराठा खाने लगी। वही अभय कसक की इस मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। कसक अभी अभय के पास ही खड़ी थी तो अभय ने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली को फंसाकर दूसरे हाथ से अपना नाश्ता करने लगा। अभय को पता था कि कसक को भी भूख लगी है, तो उसने जैसे ही देखा कि बुआ दादी अपना नाश्ता करने में मशगूल है तो उसने पराठे का बाइट तोड़ा और उसमें दही लगाकर कसक के मुंह के पास किया। कसक ने भी बुआ दादी को कनखियों से देखा, जल्दी से मुंह खोलकर अभय के हाथ से पराठा खा लिया। कसक के पराठा खाने पर अभय ने उसके पकड़े हाथ को ऊपर उठाकर अपने होंठों से लगा लिया। यहाँ सबके नजरों के सामने अभय कसक का चुपके चुपके रोमांस हो रहा था। दोनों को लग रहा था कि बुआ दादी उनकी इस हरकत को नहीं देख रही, लेकिन बुआ दादी दोनों की ही हरकत को देख रही थी। ऐसे ही कुछ देर में अभय ने कसक को अपने हाथों से पूरा नाश्ता कराया और वहां बैठे सभी लोग उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। विजय जी खुश थे कि उनकी बेटी एक ऐसे हाथों में गई है जो ऐसी परेशानियों में भी उसके साथ खड़ा है, सामने से ना दिखाकर पीछे से उसका साथ दे रहा है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। दादी ने कुछ कहा नहीं और वह चुपचाप दही पराठा खाने लगी। वही अभय कसक की इस मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। कसक अब भी अभय के पास ही खड़ी थी तो अभय ने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली को फंसाकर दूसरे हाथ से अपना नाश्ता करने लगा। अभय को पता था कि कसक को भी भूख लगी है, तो उसने जैसे ही देखा कि बुआ दादी अपना नाश्ता करने में मशगूल है तो उसने पराठे का बाइट तोड़ा और उसमें दही लगाकर कसक के मुंह के पास किया। कसक ने भी बुआ दादी को कनखियों से देखा, जल्दी से मुंह खोलकर अभय के हाथ से पराठा खा लिया। कसक के पराठा खाने पर अभय ने उसके पकड़े हाथ को ऊपर उठाकर अपने होंठों से लगा लिया। दोनों को लग रहा था कि बुआ दादी उनकी इस हरकत को नहीं देख रही, लेकिन बुआ दादी दोनों की ही हरकत को देख रही थी। ऐसे ही कुछ देर में अभय ने कसक को अपने हाथों से पूरा नाश्ता कराया और वहां बैठे सभी लोग उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। विजय जी खुश थे कि उनकी बेटी एक ऐसे हाथों में गई है जो ऐसी परेशानियों में भी उसके साथ खड़ा है, सामने से ना दिखाकर पीछे से उसका साथ दे रहा है। अब सबका नाश्ता हो गया था तो सभी डाइनिंग टेबल से उठ गए और आज के रिसेप्शन की तैयारी करने के लिए जो डेकोरेटर और उनकी टीम को बुलाया गया था वो भी अब तक आ गए थे। उन्हीं के साथ मिलकर सारा अरेंजमेंट देखने लगे। नीली और सोनिया कसक के लिए लाए सामानों को देखने लगी क्योंकि आज कसक और अभय का दिन था। कसक को सुनैना जी अपने साथ किचन में लेकर चली गई थी। सुनैना जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बस बच्चा ऐसे ही बुआ दादी की बात सुनना और बिना उन्हें कोई जवाब दिए काम करना। बुआ दादी नाराज नहीं होगी, वह दिल की बहुत अच्छी है। अभी जब कसक ने बुआ दादी से डांट नहीं सुना तो उसने हाँ में सर हिला दिया। तभी बाहर से बुआ दादी की आवाज आई, सुनैना बहू, जरा बहू को बाहर भेजना। बुआ दादी की आवाज सुनकर सुनैना जी और कसक दोनों ही सहम गई थी क्योंकि एक बार फिर से कसक को बुआ दादी के सामने जाना था। सुनैना जी घर की बहू थी, इसलिए वह भी दादी बुआ से डरती थी क्योंकि वह उनकी सास की तरह थी। सुनैना जी कसक को किचन के दरवाजे तक लेकर आए और बोली, यहाँ से तुम आगे जाओ, मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे बुआ दादी ने नहीं बुलाया है, तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। सुनैना जी की बात सुनकर कसक धीरे धीरे कदमों से चलकर बुआ दादी के पास आई। अभय उन्हीं के पास बैठा था क्योंकि अभी जिस तरह से अभय व्हील चेयर में बैठा था तो वह ऐसे कहीं जा नहीं सकता था,
इसलिए वह बुआ दादी के पास ही बैठा था। कसक उनके पास आकर खड़ी हुई तो बुआ दादी ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास सोफे पर बैठा लिया। उनकी इस हरकत को देखकर आयुष और अभय, जो बुआ दादी के पास ही बैठे थे, उन दोनों को यह लगा कि क्या पता दोबारा बुआ दादी कसक को डांटे या कुछ कहे, और कसक भी थोड़ी डर गई थी। बुआ दादी ने थोड़ा सख्त लहजे में कसक से पूछा, तुमने सुबह हमें धक्का क्यों दिया था? तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि तुम्हारे सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है और तुमने धक्का दे दिया? इस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया है। तभी कसक ने थोड़ी रुवासी आवाज में कहा, आपने मेरे बेस्टू का कान पकड़ा था, उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको धक्का दिया। तभी आयुष जल्दी से बिच में खुद कर सामने आया और बोला, दादी, मेरी प्यारी दादी, मैं भाभी का बेस्टू हूँ और भाभी ने मेरी वजह से ही आपको धक्का मारा था, क्योंकि भाभी को लगा था कि आप मुझे मार रहे हो, मेरा कान नोच रहे हो। फिर आयुष ने दादी के गोद पर अपना सिर रखते हुए कहा, गर्लफ्रेंड मान जाओ ना यार, भाभी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी बच्चों जैसी है, लेकिन दिल से बहुत प्यारी और मासूम है। इतना कहकर आयुष ने कसक का हाथ पकड़ लिया। तभी दादी ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, तेरी भाभी है, हाथ छोड़। उनकी इस बात को सुनकर आयुष ने कहा, दादी, वह मेरी बेस्टू है। इतना कहकर आयुष ने दादी को आंख मारी। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन दादी, कसक, अभय और आयुष हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी कुछ लोग बाहर से अंदर की तरफ आए तो उन्हें देखकर दादी ने अभय से कहा, बहू को लेकर जा, यहाँ से मेहमान आना शुरू हो गए हैं और हम नहीं चाहते कि रिसेप्शन से पहले कोई भी बहू को देखें, और अभी तो बहू की मुंह दिखाई दी बाकी है, इसीलिए जाओ बहू को लेकर। दादी के इतना कहने पर अभय ने तुरंत अपनी व्हील चेयर के हैंडल को मोड़ा और कसक का हाथ पकड़कर कहा, कसक, चलो मेरे साथ। कसक पहले दादी को देखी, फिर अभय को। कसक के आंखों में सवाल था कि वो कहाँ जा रहे हैं। दादी ने जब कसक के आंखों में सवाल देखे तो दादी ने कहा, जाओ बहू, तुम्हारा पति बुला रहा है। दादी के मुंह से इतना निकलना ही था। कसक जल्दी से उठी और अभय के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ने लगी। अभय कसक को नीचे के ही एक रूम में लेकर गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और कसक का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोला, दादी से डर लगा? कसक ने कुछ देर तो अभय को देखा और उसकी गले में अपना मुंह छुपाकर रोते हुए बोली, बूढ़ी दादी बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे डांटा। अभय ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बुआ, दादी कुछ दिनों में अपने घर चले जाएंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अब धीरे धीरे करके अभय कसक के पेट को भी सहला रहा था, क्योंकि कसक ने कहा था कि उसका पेट दुख रहा है। अभय ने उससे पूछा, तुम्हारा पेट अब कैसा है, दुख रहा है क्या? कसक वैसे ही अभय की गोद में बैठी अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपाए बोली, नहीं, अभी नहीं, दुख हो रहा। अब अभय को भी कसक का उसके पास यूं रहना अच्छा लग रहा था। अभय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। अभय ने यह कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 दिनों में उसे एक ऐसी लड़की से लगाव हो जाएगा जिसे अपना खुद का होश न हो, जिसे छोटी छोटी बातों पर रोना आता हो और वो उसे धमकी देती हो कि उसके व्हील चेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी। अभय मुस्कुराते हुए अपना हाथ जो कसक के पेट पर चला रहा था उसे ऊपर उठाकर उसके गाल पर रखा और उसके होठों के पास रब करते हुए बोला, बुआ दादी ने डांटा तो बुरा लगा? कसक ने वैसे ही उसकी गर्दन में मुंह छुपाए अपने सर को 2 बार हाँ में हिलाया, जिससे कसक की होठों की गर्मी अभय को अपने गर्दन पर महसूस होने लगी, जिससे अभय ने कसक को और कसकर अपने बाहों में भरकर अपने आंखों को बंद कर लिया। अभय को कसक की होठों के गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था जो उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था। कसक ने अपने हाथ उठाकर अभय के गर्दन पर रख दी और इससे उसके होंठ अभय के गर्दन को छूने लगे। अभय ने अपना चेहरा नीचे कर कसक को देखा तो उसने आंखें बंद कर रखा था। अभय ने कसक से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? इस तरह मेरी बाहों में हो, अगर मैंने तुम्हें फिर से बेड टच किया तो? कसक ने बिना अपनी आंखें खोले वो अभय की बाहों में और सिमट गई और उसने कहा, आप अच्छे हब्बी हो, आप मुझे डांटते भी नहीं हो, मारते भी नहीं हो, आप बस वो बेड टच करते हो, लेकिन मुझे ना वो अब का बेड टच करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप अच्छे हो हब्बी।
पापा ने कहा था कि आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा हमेशा ख्याल रखोगे, मुझे प्यार करोगे, आप पापा की तरह मेरा हाथ पकड़ कर रखोगे। और आपको एक बात बोलूं, हब्बी, मैं ना यहाँ जब से आई हूँ, आपने और बेस्टू ने, आंटी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं और मुझे खाने से भी नहीं रोका। लेकिन जब मैं वहां घर जाऊंगी वापस तो आंटी और कदीम मुझे मारेंगे। कसक इतना कहकर चुप हो गई। वो कुछ सोचने लगी और अभय उसका चेहरा देख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि कसक बेझिझक अपने दिल रखे बातों को उससे कह दे। अब भी अभय कुछ भी पूछने से कसक को टोकना नहीं चाहता था, ताकि कसक उसके टोकने से रुक ना जाए और उसे कुछ वो बता रही थी वो बताए ना। अभय कसक से सारी बातें जानना चाहता था। काशवी और आरती ने कसक पर जितने जुल्म किए थे, जितने ज्यादती किए थे, उनके बदले में अभय उन्हें 2 गुना सजा दे सके। कसक कुछ देर सोचने के बाद बोली, आपको पता है हब्बी, मैं पहले बाहर बच्चों के साथ खेलने को जाती थी ना, और जब खेल कर घर आती थी तो आंटी मुझे मारती थी और मुझे डांटती थी कि तुम्हें घर से बाहर जाने को किसने कहा। मैं बहुत रोती थी हब्बी, लेकिन आंटी ने रुकती नहीं थी और उस दिन मुझे खाना भी नहीं देती थी। जब दादी ने मुझे डांटा ना, तो मुझे लगा कि दादी भी मुझे खाना नहीं देगी। खाने को मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। लेकिन आप अच्छे हो ना हब्बी, आपने मुझे खिला दिया और यहाँ तो मैं 2 दिन से हूँ, पापा है। लेकिन पापा के काम में जाने के बाद मुझे आंटी मारती थी, मुझे बहुत दुखता है। कसक एकदम छोटी बच्ची की तरह अभय से आरती की शिकायत कर रही थी, जैसे एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने दोस्तों की शिकायत अपने माँ बाप से करता है। अभय ने अपना दूसरा हाथ कसक के दूसरे साइड से उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहा, हाँ तो ठीक है, अब से तुम्हें जब भी भूख लगेगी तुम मॉम को कहना, वो तुम्हें खाने को देंगी जो तुम चाहोगी, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी। और पापा ने कहा ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और तुम्हारा बेस्टू भी तो है तुम्हारे साथ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे बहुत सारा प्यार देना होगा, बहुत सारा अभय के प्यार देना होगा। कहने पर कसक ने अपनी आंखें खोली और अभय को देखते हुए बोली, कैसा प्यार? अभय ने अपनी गाल को आगे करते हुए कहा, किस्सी करो कसक। मुस्कुराई और उसके गाल पर अपनी होंठ रख दी। अभय को यह पल बहुत अच्छा लगा। यह एक बेबी किस था, लेकिन कसक ने अपनी मर्जी से उसे बेबी किस दिया था। अभय ने कसक को वापस से अपनी बाहों में भरा और उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ? जैसे तुम मुझे हब्बी कहती हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह कासू कहूँ, या फिर मेरी जान कहूँ, या बीवी कहूँ? बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? तभी कसक ने एकदम से अभय को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप मुझे कासू मत कहना, कशु सिर्फ मेरे पापा कहते हैं। आप मुझे ना। कसक ने कुछ देर सोचा और बोली, मैं आपको हब्बी कहती हूँ। तो उसके बदले में क्या होगा? अभय ने कहा, वाइफ होगा, बीवी होगा। कसक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हब्बी, आप मुझे बीवी कहना। और इतना कहते हुए फिर से कसक ने अभय की गाल पर बेबी किस कर दिया और उसकी बाहों में सिमटकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभय कसक को देखकर मुस्कुरा रहा था कि नादानी भी कूट कूट कर भरी थी और मासूमियत भी। यह मासूम सी लड़की उसकी जिंदगी में कब लिखी जा चुकी थी, उसे खुद पता नहीं था। सच कहते हैं लोग कि किस्मत के आगे कोई खेल, कोई साजिश, कोई रंजिश कामयाब नहीं होती, कामयाब होती है तो सिर्फ किस्मत की लिखी हुई शादी। क्योंकि जब किस्मत किसी को आपकी जिंदगी में लाना चाहता है तो उसके लिए मोहब्बत भी आपके दिलों में भरता है। और किस्मत पर यकीन ना रखने वाले अभय को आज अपनी किस्मत पर नाज और गुमान हो रहा था कि उसकी किस्मत में कसक जैसी लड़की लिखी थी। कसक को अगर उसकी दिमागी हालत को साइड हटाकर देखा जाए तो वह काशवी से बहुत ज्यादा सुंदर थी। काशवी में एटीट्यूड था और ढेर सारा वह मेकअप करती थी, लेकिन वही कसक, उसे मेकअप का एम तक पता नहीं था और एटीट्यूड की जगह उसमें मासूमियत थी, जो उसे और भी प्यारा बना रही थी, जो एक ही दिन में उसके दोस्तों को पसंद आ गई थी। लेकिन वही जब अभय ने अपने दोस्तों को काशवी के बारे में बताया था, काशवी से मिलने के बाद तो उन सब ने काशवी को अभय के लिए एक्सेप्ट करने से पहले काशवी का टेस्ट लेने के लिए कहा था। तभी
कसक की जिस्म की गर्मी ने अभय की जिस्म को मूवमेंट करने पर मजबूर कर दिया और उसे कुछ फील होने लगा। वही उसे लगा कि अगर कसक को कुछ फील हुआ तो वह क्या सोचेगी। तभी कसक ने उसकी बाहों में सिमटे हुए ही कहा, हब्बी, मुझे कुछ चुभ रहा है। कसक के इतना कहते ही अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने कहा, बीवी, उसे फील मत करो, क्योंकि तुम अगर उसे फील करोगी तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और तुम्हें याद है ना, बड़ा वाला इंजेक्शन, यह वही है। तभी कसक ने उस पर अपना हाथ रख दिया और अभय की हालात खराब होने लगी। वहीं दूसरी तरफ चौधरी निवास में काशवी अब भी अपने रूम में बैठी थी और उसके रूम में बेड पर उसके न्यू एक्सपेंसिव ड्रेस रखे थे और वहीं मिरर के सामने ढेर सारा मेकअप, और वह भी कुछ मेकअप आर्टिस्ट से घिरी हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर का समय हो चुका था और वो अभय के घर पार्टी में जाने के लिए इतनी तैयारी कर रही थी। उसने अपने लिए एक पिंक कलर का 1 पीस ड्रेस सिलेक्ट किया था और उसने उसके मेकअप कर रहे मेकअप आर्टिस्ट से यह कह दिया था कि आज उसे पार्टी में सबसे सुंदर दिखना है और ऐसे किसी भी मर्द की नजर उस पर से हटने नहीं चाहिए, और अभय की तो बिल्कुल भी नहीं। उसे देखकर अभय पागल हो जाना चाहिए ताकि वह कसक को दरकिनार कर उसके पास आए और उसे अपने साथ वापस से रखने के लिए पागल हो जाए। उसकी मेकअप आर्टिस्ट कितने भी अच्छे तरीके से उसका मेकअप कर रही थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं उसे ऐसा कौन सा मेकअप करवाना था, या फिर अपने चेहरे पर जादू टोना करवाना था जिससे अभय उसे देखकर पागल हो जाए। करीब 4 से 5 घंटे मेकअप करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट सेटिस्फाइड हुई कि अब काशवी को उनका मेकअप पसंद आएगा, और काशवी जो आंखें बंद करके मिरर के सामने बैठी थी, उससे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मैम, अब आप खुद को देख सकती हैं। मेकअप आर्टिस्ट के इतना कहने पर काशवी ने अपनी आंखें खोली और खुद को मिरर में देखा। उसने अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए देखकर कहा, मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, तुम्हारा पेमेंट में कर दूंगी। अच्छा किया है तुमने मेकअप। इतना कहकर का चेयर से उठी और अपने 1 पीस ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई और कुछ मिनट बाद चेंज करके वापस आई, और वह वापस से अपने मिरर के पास टेबल पर आकर बैठी थी कि मेकअप आर्टिस्ट ने उसके हेयर स्टाइल बना दिए। उसने बालों का सिर्फ कर्ली किया था और आगे में कुछ बालों के लटे उसकी चेहरे को चूम रही थी। काशवी ने अब मिरर में खुद को देखते हुए उनसे पूछा, बताओ कैसी लग रही हूँ? मुझे पार्टी में देखने से कोई खुद को रोक नहीं पाएगा ना? इतनी खूबसूरत लग रही हो ना मैं। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। पार्टी में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो आपको देखे बिना रह पाएगा। मैं तो कह रही हूँ, सब मुड़ मुड़ कर आपको देखेंगे। मेकअप आर्टिस्ट की इतना कहते ही काशवी भी खुश हो गई और उसने तुरंत उसकी फीस निकालकर उसे दे दिया। अपनी फीस लेते ही मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मन में कहा, देखने में तो सुंदर हो, लेकिन अपना एटीट्यूड भी अगर अच्छा कर लो तो सभी इज्जत भी करेंगे और पसंद भी, वरना जैसी हरकतें हैं, कोई मुड़कर देखना तो छोड़ो, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली गई। काशवी खुद को मिरर के सामने देखते हुए इठलाकर बोली, अब मैं भी देखती हूँ अभय कि तुम उस अगली सी कसक के पास रहते हो या फिर मेरे हुस्न का जादू तुम्हें मेरा दीवाना बनाता है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। अपनी फीस लेते ही मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मन में कहा, देखने में तो सुंदर हो, लेकिन अपना एटीट्यूड भी अगर अच्छा कर लो तो सभी इज्जत भी करेंगे और पसंद भी, वरना जैसी हरकतें हैं, कोई मुड़कर देखना तो छोड़ो, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली गई। काशवी खुद को मिरर के सामने देखते हुए इठलाकर बोली, अब मैं भी देखती हूँ अभय कि तुम उस अगली सी कसक के पास रहते हो या फिर मेरे हुस्न का जादू तुम्हें मेरा दीवाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ राणावत हवेली में अभी कसक अभय की बाहों में सो रही थी और कसक को अपनी बाहों में लिए अभय सो रहा था। अभय को जब से कसक उसकी जिंदगी में आई थी तब से सुकून की नींद आ रही थी और कसक भी उससे दूर नहीं जाती थी। जहाँ वो दूसरे लोगों से डरती थी, उनके पास जाना नहीं चाहती थी, वही वो अभय के पास इस तरह रहती थी जैसे कि वो उसे बचपन से जानती हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने अभय के साथ उसे बांधा था। उससे कहा था कि उसे हमेशा अभय के साथ उसके हाथ पकड़कर रहना है
दोनों अभी सुकून की नींद सो ही रहे थे जब उनकी डोर पर नॉक करने की आवाज हुई। 2 बार नॉक करने से अभय की नींद खुल गई, क्योंकि वह हल्की नींद में हमेशा सोता था। उसने आवाज दिया, कौन है बाहर? तभी बाहर से सुनैना जी ने कहा, हम है अभय, कसक को रेडी करना है बेटा रिसेप्शन के लिए, और तुम्हें भी रेडी होना है। दोनों उठ जाओ। सुनैना जी की बात सुनकर अभय ने कहा, यस मॉम, बस थोड़ी देर में उठ रहा हूँ और आपकी लाडली को भी उठा देता हूँ। मुझसे नाराज हो गई है? सुनैना जी ने हंसते हुए कहा। नाराज है तो मना लो, तुम्हारी ही बीवी है। अभय उनके इतना कहने पर धीरे से बोला, अब नाराजगी भी तो उस बात से हुई है जो इन्हें दिख नहीं सकता। अब अभय ने उठना चाहा और उसने कसक को खुद से अलग कर बेड पर लिटाना चाहा तो पाया कि कसक ने उसके शर्ट की कॉलर को अपनी मुट्ठी में कस के भर रखा है। अभय ने कसक की मुट्ठी से अपनी शर्ट को आजाद करना चाहा, लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि कसक की पकड़ बहुत मजबूत थी अभय के शर्ट पर। अभय मुस्कुराया और उसने कसक की माथे को चूमते हुए शायराना अंदाज में कहा, नाराजगी भी मुझसे और बाहों में सिमटना भी मेरे ही है। क्या करूं आपकी इस अदा का, जिस पर कायल हो रहा है मेरा दिल है। अभय मुस्कुराते हुए कुछ वक्त पहले के बारे में सोचने लगा कि आखिर कसक उससे नाराज क्यों हुई थी। फ्लैशबैक। जब कसक को अभय का पर्सनल वाला बड़ा इंजेक्शन फील हुआ तो उसने उस पर अपना हाथ रख दिया तो अभय की सांस ऊपर नीचे होने लगी और उसने कसक के हाथ को हटाते हुए कहा, बच्चे ऐसा नहीं करते, हटाओ हाथ। लेकिन कसक ने हाथ हटाने से मना करते हुए उसे और जोर से पकड़कर कहा, आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, मतलब बेस्टू ने मुझसे झूठ कहा था, तो आप दिखाओ ना, अपना बड़ा वाला इंजेक्शन मुझे देखना है। लेकिन आप इंजेक्शन लगाना मत, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। प्लीज हब्बी मुझे दिखा दो ना इंजेक्शन। अब अभय बेचारा क्या करे, उसने कहा, नहीं बच्चा, अभी यह देखने के लिए नहीं है, कुछ दिन के बाद दिखाऊंगा, ठीक है, अभी छोड़ दो। और अभय कसक के हाथ से अपने इंजेक्शन को छुड़ाने लगा, लेकिन कसक ने और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे देखना है, चलो चलो मुझे दिखाओ, जल्दी दिखाओ। लेकिन कसक को कहाँ पता था कि उसके इस तरह जिद करके अभय की पर्सनल इंजेक्शन को पकड़ने से वह और भी मूवमेंट करने लगेगा और अभय की हालत खराब हो रही थी। कसक की इस तरह अभय के इंजेक्शन को पकड़ने से उसे फीलिंग से आ रही थी और वह मूवमेंट भी कर रहा था, जिससे कसक को फील भी हो रही थी। तो अभय को लगा जैसे वह कसक की बाहों में लिपट जाए और उसे प्यार करने लगे। लेकिन अभी अभय ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने कसक को फिर से मना करते हुए कहा, बच्चा, यह अभी के लिए नहीं है, अब भी रहने दो, तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। और इतना कहकर अभय ने जबरदस्ती कसक के हाथ को अपने इंजेक्शन से हटा दिया, जिससे कसक मुंह फुलाकर उसकी गोद से गुस्से से खड़े होते हुए बोली, गंदे हब्बी हो। मैंने बोला, सिर्फ इंजेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिखाई ना, जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं किसी और को इंजेक्शन दिखाने के लिए बोलूंगी। इतना कहकर कसक अभय से दूर हटी और जाकर बेड पर लेट गई। लेकिन कसक की कही हुई आखिरी लाइन ने अभय की पूरे शरीर में आग लगा दिया था कि वह किसी और को उसका इंजेक्शन दिखाने के लिए कहेगी, और ऐसा वह कैसे कर सकता है। वह अपनी नादान बीवी को किसी और का इंजेक्शन देखने कैसे दे सकता है। अभय व्हीलचेयर से उठा और वह तुरंत कसक के पास गया और उसके पीछे बेड पर लेटा और उसने कसक को कसकर अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ मेरा इंजेक्शन देखना है, किसी और का नहीं। गलती से भी कभी अगर किसी और के करीब गई ना कसक, तो तुम्हें जान से मार दूंगा। कसक को अभय की इस तरह जाकर उसे अपनी बाहों में भरना और उसे जान से मारने वाली बात कहने पर उसे रोना आ गया, क्योंकि वह जान से मारना तो नहीं समझ पाई। लेकिन अभय के मुंह से मारने वाली बात सुनकर उसे लगा कि अभय भी उसे मारेगा। तो कसक ने रोते हुए कहा, आप गंदे हब्बी हो, आप मुझे मारोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, जाओ आप, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं पापा के साथ घर चली जाऊंगी। इतना कहकर कसक रोने लगी और अभय को समझ आया कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल न करके कसक को डरा दिया है खुद से। अब अभय ने कसक के चेहरे को थामा और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने होठों में थामते हुए बोला, बच्चा, मैं नहीं मारूंगा, मैं कभी नहीं मारूंगा आपको, मैं आपको सिर्फ प्यार करूंगा, ठीक है।
लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप ऐसी बातें दोबारा नहीं करोगे और आप किसी और के पास जाकर उनसे उनका इंजेक्शन देखने के लिए नहीं मांगोगे। आप मेरा प्यारा बच्चा हो ना। कसक सबकी बातें मानती है, तो आप हब्बी की यह बात मानो। लेकिन कसक ने अभय से अपनी गालों को छुड़ाया और उससे मुंह फेरते हुए बोली, आप गंदे हब्बी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप मुझे मारोगे, जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना कहकर कसक आंसू बहाती हुई अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी और अभय को पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया। अब अभय को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कसक तो नादान थी, लेकिन वह तो समझदार था, उसे तो सोच समझकर बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, गुस्से में उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया। लेकिन गुस्सा भी आना लाजमी था। अब उसकी प्यारी सी बीवी किसी और के पास जाकर उसका इंजेक्शन देखने मांगेगी तो बेचारा क्या करेगा। कसक को अभय ने अपनी तरफ मोड़ा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बच्चा, तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारी हर अदा पर मिटने का मन करता है। तुम्हें प्यार करने का मन करता है, तुम्हें अपनी सांसों में रोकने का मन करता है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के साथ मैं पूरे 18 साल रहा हूं, लेकिन कभी मैंने उसकी बातों पर इतना गौर नहीं किया, कभी मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने उसे तुम्हारी तरह अपनी बाहों में नहीं भरा, सिर्फ उसके साथ रहा। लेकिन तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने का मन कर रहा है, तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, तुम्हारी इन अदाओं पर मर मिटने का मन कर रहा है। तुम नादान हो, लेकिन मेरी चाहत बनती जा रही हो। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मेरी सांसें थम जाएगी। अभय ने कसक के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी आंखों से बहते आंसुओं के निशाना गालों पर बने हुए थे। अभय ने अपनी होठों से उन आंसुओं के निशाने को लिक करने लगा। कसक सोई नहीं थी और अभय के ऐसा करने से कसक ने कस के अभय के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिसका एहसास अभय को भी हो गया था और इसलिए उसने कसक के पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। उसने कसक के माथे को चूमते हुए कहा, बस मेरे पास रहना, हमेशा तुम्हारी इन नादानियां को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, लेकिन किसी और के पास गई तो खुद को मिटा दूंगा। अब तुम मेरी जिंदगी बन रही हो। अभय अनजाने में कसक से अपने प्यार का इजहार कर रहा था और कसक उसकी बाहों में सिमटी उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि वह अभय से नाराज थी। दोनों ही इस तरह एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो गए थे, क्योंकि कई बार अभय ने कसक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कसक ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था और उसकी बाहों में सिमटी सोई हुई थी। तो अभय ने भी अपनी आंखों को बंद कर कसक को लेकर नींद की आगोश में चला गया था। प्रेजेंट टाइम। अभय ने कसक को उठाते हुए कहा, कसक उठो, मम्मा बुला रही हैं। तुम्हें रेडी होना है ना, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है, बच्चा उठ जाओ। अभय के 2-3 बार आवाज देने पर और उसके गाल को थपथपाने पर कसक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अभय को देखा और एक बार फिर से उसकी बाहों में कस के सिमट गई। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह अभय से नाराज है, वह एक झटके से अभय से दूर हटकर उठी और उसकी तरफ मुंह ऐंठ कर बेड से उठकर कमरे का डोर खोलकर बाहर चली गई और अभय उसे इस तरह मुंह ऐंठ कर उससे दूर जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। अब अभय यह सोच रहा था कि वह अपनी इस क्यूट सी लिटिल गर्ल को कैसे मनाएगा, क्योंकि अगर वह समझदार होती तो उसे कोई गिफ्ट देकर मनाया जा सकता था, लेकिन अब जबकि वो एक बच्ची जैसी थी तो उसे कैसे मनाया जाए। अभय यह सोचते हुए बेड से उठा और जाकर व्हील चेयर पर बैठ गया और वो व्हील चेयर का हैंडल कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब देखना यह है कि अभय कैसे मनाएगा अपनी नादान सी छोटी सी लिटिल गर्ल को, और क्या अभय की लिटिल गर्ल उसके मानने से मानेगी या फिर उसकी अधूरी ख्वाहिश उसकी इंजेक्शन को देखने की अभय पूरी करेगा। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। अभय ने कसक को उठाते हुए कहा, कसक उठो, मम्मा बुला रही है। तुम्हें रेडी होना है ना, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है, बच्चा उठ जाओ। अभय के 2-3 बार आवाज देने पर और उसके गाल को थपथपाने पर कसक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अभय को देखा और एक बार फिर से उसकी बाहों में कस के सिमट गई।
लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह अभय से नाराज है, वह एक झटके से अभय से दूर हटकर उठी और उसकी तरफ मुंह ऐंठकर बेड से उठकर कमरे का डोर खोलकर बाहर चली गई और अभय उसे इस तरह मुंह ऐंठकर उससे दूर जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। अब अभय यह सोच रहा था कि वह अपनी इस क्यूट सी लिटिल गर्ल को कैसे मनाएगा, क्योंकि अगर वह समझदार होती तो उसे कोई गिफ्ट देकर मनाया जा सकता था। लेकिन अब जबकि वो एक बच्ची जैसी थी तो उसे कैसे मनाया जाए। अभय यह सोचते हुए बेड से उठा और जाकर व्हील चेयर पर बैठ गया और वो व्हील चेयर का हैंडल कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब रात के 9:00 बज गए थे और सभी मेहमान राणावत हवेली में धीरे धीरे करके आ रहे थे। राणावत हवेली में अभी राघवेंद्र जी, सुनैना जी और राजीव जी के साथ बुआ दादी भी डोर पर खड़ी सबका स्वागत कर रही थी। पूरी तरह से गार्डन सजा हुआ था। फूलों, लाइटों और बलून से गार्डन में बीच एरिया में एक बड़ा सा स्टेज बना था और स्टेज में 2 सोफे रखे हुए थे। जो अभय और कसक के लिए था, उन सोफों के पास फूलों की लड़ियां लगी हुई थीं, जो उस माहौल को काफी रोमांटिक बना रही थीं। अब पार्टी के माहौल में मेन गेस्ट अभय पार्टी में इंटर कर रहा था। उसके साथ उसके सारे दोस्त थे। निखिल और नितिन ने 3 पीस ब्लैक कलर का सूट पहना था। उस पर ग्रे कलर का शर्ट, ब्लैक शूज, एक हाथ में रोलेक्स वॉच और दूसरे में ब्रेसलेट बॉल जेल से सेट, दोनों बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वहीं अमन ने सिर्फ ब्लैक कलर का शर्ट और पेंट कैरी किया था और उसने ब्लैक शूज के साथ गोल्डन वॉच और ब्लैक कलर की ब्लू मोती के साथ ब्रेसलेट पहना था और उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को कहानी तक मोड़ रखा था। बाल जेल से सेट अमन भी बहुत हैंडसम नजर आ रहा था। राज ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था क्योंकि सोनिया ने रॉयल ब्लू कलर का लहंगा कैरी किया था। उन दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहनी थी और वह दोनों काफी हैंडसम और ब्यूटीफुल एक साथ लग रहे थे। रॉयल ब्लू सूट के साथ राज ने जेल से बाल सेट किए थे और हल्की ट्रिम बियर्ड के साथ वह काफी हैंडसम लग रहा था। और वहीं सोनिया ने रॉयल ब्लू कलर के लहंगे में उसने दुपट्टे को साड़ी के लुक में अरेंज किया था और उसने अपने बालों का कर्ली करके आगे खुला छोड़ा हुआ था। साथ में उसने डायमंड ज्वेलरी पहनी थी जिसमें सिर्फ एक लॉकेट और एक डायमंड की इयररिंग्स थीं, जिसमें वह लाइट मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। उदय और अभिराज ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था जिसके साथ ग्रे कलर के शूज और एक हाथ में घड़ियां, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट। दोनों ने बाल जेल से सेट किए थे और दोनों की ही पॉकेट में कपलिंग लगी हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था और वह दोनों काफी हैंडसम नजर आ रहे थे। और उनके साथ चलकर आ रहा था आयुष, जिसने ब्लैक जीन्स में ब्लैक एंड व्हाइट हैंडमेड टी शर्ट पहनी थी जो उसकी ओवर साइज थी लेकिन उसमें काफी जच रही थी। आयुष ने अपने बालों को जेल से सेट किया था और उसने पूरी तरह से सेविंग की हुई थी जो उसे एक चॉकलेटी बॉय का लुक दे रही थी। साथ में उसने एक जैकेट कैरी किया था, इसके सारे बटन खुले थे और वह काफी हैंडसम नजर आ रहा था। वह अभय की व्हील चेयर को कंट्रोल करते हुए आ रहा था। अभय ने ब्लैक एंड रेड में 3 पीस सूट पहना था। रेड शर्ट के साथ उसने ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ था। पैरों में ब्लैक शूज और हाथों में डायमंड ब्रेसलेट के साथ वॉच बालों को उसने जेल से सेट किया था और हल्की ट्रिम बियर्ड के साथ अभय बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका लुक कतई जहर था जो किसी के भी दिल में उतरने को तैयार था। पार्टी में आई हुई लड़कियां उसके हैंडसम लुक को देखकर उस पर अपना दिल हार रही थीं और उसकी वाइफ से जलन कर रही थीं कि उसकी जगह वह खुद क्यों नहीं है। अभय को लेकर वह सभी स्टेज पर आ गए और अभय को उसकी जगह पर आयुष और अमन ने बैठा दिया। अब वह सब कसक के आने का वेट कर रहे थे तो वही बाहर पार्टी हॉल के मेन गेट पर एक कार आकर रुकी और उसमें से काशवी, उसकी मॉम और दादा दादी बाहर निकले। काशवी को देखकर राघवेंद्र जी, सुनैना और राजीव जी का मुंह बन गया। वहीं बुआ दादी, जिन्होंने सिर्फ अभय की शादी किस लड़की से होगी यह सुना था लेकिन लड़की को देखा नहीं था, उन्हें काशवी को देखने से कोई भी ताज्जुब नहीं हुआ। काशवी और उसकी दादा दादी, आरती सब वहां आए और अपना हाथ जोड़ने लगी। वही विजय जी जो उन सब के साथ ही खड़े थे। उन्हें तो जैसे उनके आने से कोई मतलब ही नहीं था और राघवेंद्र जी और राजीव जी बुआ दादी के सामने काशवी का जिक्र नहीं करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और वह सब अंदर चले आए। आरती विजय जी से बात करना चाहती थी, लेकिन विजय जी उन सभी को एक्सक्यूज में कहकर वहाँ से चले गए और अब आरती कुछ किटी पार्टी की अपनी फ्रेंड से मिली और उनके साथ बातें करने लगी। वही दादा और दादी भी अपने कई पुराने फ्रेंड से बात करने के लिए चले गए, जहाँ उन सब से यही पूछा जा रहा था कि अभय की शादी काशवी से होने वाली थी, तो काशवी इस तरह से वन पीस ड्रेस में उनके सामने क्या कर रही है। और उनके पास बस यही जवाब था कि काशवी की शादी न होकर लास्ट मिनट में उनकी छोटी बेटी कसक की शादी अभय से हो गई। पार्टी में आए मेहमान यह सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको सिर्फ अभय की कोर्ट मैरिज के बारे में पता था। अभय की कोर्ट मैरिज किस लड़की से हुई है इस बारे में नहीं। काशवी हर जगह अभय को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। जब उसकी नजर स्टेज पर सबके साथ सोफे पर बैठे अभय पर गई और वह जिसने रेड कलर का वन पीस पहना था, वह अपनी अदा से चलती हुई स्टेज पर अभय की तरफ बढ़ रही थी। वहीं जैसे ही उदय की नजर काशवी पर गई तो उसने कहा, लो आ गई छिपकली तुझसे चिपकने के लिए। उदय ने मुंह बनाकर इस तरह से कहा था कि उसे देखकर सबकी हंसी छूट गई और अमन ने अभय से कहा, क्या तुझे अभी भी इसके साथ फीलिंग्स है? अगर ऐसा है तो तुझे क्यूट रैबिट को डाइवोर्स देना होगा, क्योंकि तू एक साथ दो दो लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकता और हम क्यूट रैबिट के साथ कुछ गलत भी होने नहीं देंगे। अभय ने अमन के ये सब कहने पर उसे घूर कर देखते हुए कहा, तू क्या मुझे उस टाइप का इंसान समझ रहा है कि मैं एक घरवाली और बाहर वाली रखूंगा? तुझे नहीं पता मेरी घरवाली ही मेरे लिए काफी है। अमन और अभय अभी एक दूसरे से बहस कर रहे थे जब काशवी अभय के पास आई और झुकते हुए अभय की गालों पर किस करने जा ही रही थी। जब अमन ने अपना हाथ अभय की गाल और काशवी के होठों के बीच रख दिया और उतने ही में अभय ने अपने हाथ को काशवी के गले में कस दिया था। इस दोहरे वार से काशवी थोड़ा सम गई थी और वह 2 कदम पीछे हटी तो अमन ने काशवी से कहा, जब साथ की जरूरत थी तब तो तुमने साथ नहीं दिया, अब आकर तुम यह किस करके क्या जताना चाहती हो? वही अभय ने काशवी को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, यह हक जिसका है मैं उसे दे चुका हूँ और तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तो यह छिपकलियों वाली हरकत मत करो और दूर रहो मुझसे। तभी एकदम से काशवी ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अभय तुम्हें नहीं पता मुझे डराया धमकाया गया था ताकि मैं सबके सामने तुमसे शादी करने से मना कर दूं और पापा तुम्हारी शादी मेरी उस पागल बहन कसक से करवा दे। और पापा ने धमकी दी थी कि अगर मैं वैसा सबके सामने नहीं करती हूँ तो वह मेरी मॉम को छोड़ देंगे और मैं ऐसे कैसे कर सकती थी? अभय मैं अपनी माँ का घर तोड़कर मैं अपना घर कैसे बसा सकती थी? सभी मुंह खोले काशवी को देख रहे थे। अभय जिसने सारी बातें अपने कानों से सुनी थी, वह अभी काशवी की इस झूठ के बारे में कुछ कहता तभी उसकी नजरें सामने से आ रही कसक पर ठहर गई और वह अपनी नजरें कसक से हटाना भूल गया। वह एक टक कसक को देख रहा था क्योंकि कसक अभी लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे सोनिया और नीली ने पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया था। आज क्योंकि उनकी शादी वाले दिन अभय और कसक दोनों ही दूल्हा दुल्हन नहीं बने थे, बस उनकी कोर्ट मैरिज हो गई थी। लेकिन आज सोनिया और नीली को सुनैना जी ने खास तौर से कहा था कि वह कसक को पूरी तरह से एक दुल्हन के रूप में तैयार करें। अभी कसक ने लाल भारी लहंगे को पहना था और भर हाथों में लाल चूड़ियां, कंगन और माथे पर बिंदियां, टीका नथ और सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाई थी होठों पर। वह पूरी तरह से गहनों से लदी हुई थी और कसक बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी नजरों को झुकाए हुए अपने दोनों हाथों में लहंगे को पकड़कर संभलते हुए चलकर आ रही थी और वही अभय जो काशवी से कुछ ना कहते हुए देखकर जैसे ही नितिन ने कुछ कहना चाहा, तभी नितिन ने देखा कि अभय बेसुध सा हो कहीं देख रहा है। तब नितिन ने अभय की नजरों का पीछा किया और जब उसकी नजरें कसक पर गई तो वह मुस्कुरा उठा और उसने निखिल के हाथ पर चिमटी काटा तो निखिल ने उसकी तरफ देखा। नितिन ने उसे सामने देखने का इशारा किया। जब निखिल ने सामने देखा और फिर अभय को देखा तो वह भी मुस्कुराने लगा और वैसे ही करके सभी ने एक दूसरे को दिखाया कि कैसे अभय कसक को दीवाना होकर देख रहा है। वही काशवी जो अभय के कुछ कहने का वेट कर रही थी। जब उसने देखा
अभय कहीं और देख रहा है और जब काशवी ने अभय की नजरों का पीछा किया और सामने से आती हुई कसक को इतनी खूबसूरत देखा तो उसकी आंखें जलन से भर गईं, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपनी ब्यूटिशियन से कहकर इतना मेकअप करवाया था, लेकिन वह अभी भी कसक के सामने फीकी लग रही थी। कसक लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी उसके सामने स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी शायद कमतर लगती, क्योंकि कसक खुद एक प्यारी सी एंजल की तरह लग रही थी, जो शायद स्वर्ग का रास्ता भटक कर अभय के लिए दुनिया में आ गई थी। और अभय उसे देखकर सब भूल गया था और वो कसक को दीवानों की तरह देखने लगा। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। वही काशवी जो अभय के कुछ कहने का वेट कर रही थी। जब उसने देखा अभय कहीं और देख रहा है और जब काशवी ने अभय की नजरों का पीछा किया और सामने से आती हुई कसक को इतनी खूबसूरत देखा तो उसकी आंखें जलन से भर गईं, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपनी ब्यूटिशियन से कहकर इतना मेकअप करवाया था, लेकिन वह अभी भी कसक के सामने फीकी लग रही थी। कसक लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी उसके सामने स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी शायद कमतर लगती, क्योंकि कसक खुद एक प्यारी सी एंजल की तरह लग रही थी, जो शायद स्वर्ग का रास्ता भटक कर अभय के लिए दुनिया में आ गई थी। और अभय उसे देखकर सब भूल गया।